हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशन प्लैनेट। मैं हूं कमला टोपनो और आ गई हूं आपको चैप्टर 3 के पार्ट 1 को प्रोवाइड कराने के लिए। फ़िलहाल इस चैप्टर में हम पब्लिक सिस्टम मैनेजमेंट के कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्टेक्स्ट को देखेंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन 3.1, 3.2 कॉन्स्टिट्यूशनल एनवायरनमेंट ऑफ पब्लिक सिस्टम और 3.3 कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़ एंड कमीशंस। कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़ और कमीशंस के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल तक हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फ़िलहाल हम शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से, जो है आपका 3.1 यूनिट। तो इंट्रोडक्शन के अकॉर्डिंग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जैसा कि फ्रेडरिक्स जोर देकर कहते हैं कि एनवायरनमेंट से इफ़ेक्टिव होता है। ईच मैनेजमेंट हर दिए हुए एनवायरनमेंट में काम करती है और वेरियस पॉलिसी मेकिंग के इश्यूज़, प्रॉब्लम्स और इसके जो काम करने का इम्प्लीमेंटेशन वो लेवीट करने या कॉस्टिंग के सामने आते हैं। उनके मुताबिक अपने रेलेवेंट वर्किंग स्टाइल को लेकर के तय करती है। स्टेट के कल्चर और पॉलिसी के टाइप्स और गवर्नमेंट्स और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के रोल, नेचर, प्रिंसिपल्स और कॉस्ट आदि के पब्लिक सिस्टम के एग्जीक्यूशन और एक्शन में जो है स्पेशल रोल होती है। दूसरे वर्ड्स में कहा जाए तो ये सभी अनस्टेबल और पावर्स जो हैं वो पब्लिक सिस्टम मैनेजमेंट के कंटेक्स्ट डिपेंडेंट मैनेजमेंट के बॉडी हैं, जिसमें सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और आपके टेक्नोलॉजी और कॉन्स्टिट्यूशन फैक्टर्स एक कंटेक्चुअल मैनेजमेंट है, जिसके अकॉर्डिंग पब्लिक सिस्टम मैनेजमेंट को काम करना होता है। इसलिए पब्लिक सिस्टम मैनेजमेंट इन कंटेक्चुअल फैक्टर्स और पावर्स को इग्नोर नहीं कर सकती है। इसमें यूनिट 3 और 6 में हम इंडिया के पब्लिक सिस्टम मैनेजमेंट के कंटेक्चुअल मैनेजमेंट पर फोकस करेंगे। इन यूनिट्स में हम कॉन्स्टिट्यूशनल, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल और टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स को लेके बात करेंगे, जो पब्लिक सिस्टम मैनेजमेंट को इफ़ेक्ट कर रहे हैं, पहले से करते आ रहे हैं। और इन यूनिट्स में हम इंडिया के पब्लिक सिस्टम मैनेजमेंट के कॉन्स्टिट्यूशनल एनवायरनमेंट की एनालिसिस भी करेंगे। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल एनवायरनमेंट ऑफ पब्लिक सिस्टम। इसमें मॉडर्न गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन इज़ ग्राउंड का जो है बेसिक लॉ है। ये ना सिर्फ गवर्नेंस के मैनेजमेंट को इस्टेब्लिश करता है, बल्कि स्टेट के लिए भी स्कोप एक तरह से डिटरमाइन करता है। मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट्स है, जो एडमिनिस्ट्रेशन के 3 बॉडीज़, जो कि है आपका एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी को डिटेल्स इसके एक्सप्लेनेशन करने से बहुत आगे जाते हैं। पब्लिक सिस्टम कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर के अंडर काम करती है और इनसे पावर्स लेती है, इनके पावर्स के थ्रू काम करती है। लेकिन यह देखा गया है कि लॉ, लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर जिसके अकॉर्डिंग किसी कंट्री की पब्लिक सिस्टम काम करती है, वो इस मैनेजमेंट के काम करने का जो तरीका होता है, उसको डिटेल्स से रियलिटी में जो पिक्चराइज है उसको पूरी तरह से नहीं इंडिकेट करता है। इसके लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि पब्लिक सिस्टम के काम करने से रिलेटेड मेन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के अकॉर्डिंग जो है टोटली अंडरस्टैंडिंग ली जाए, और साथ ही उन सभी डिटेल्स जिनको लेकर के काम करना है उसके अकॉर्डिंग
जो कंट्रीज़ है और उनके अथॉरिटीज़ और इलेक्शन अथॉरिटीज़ और कमीशंस से रिलेटेड प्रोविजंस को भी समझ लिया जाए, जिन्हें कॉन्स्टिट्यूशन ने कॉन्स्टिट्यूशनल स्कोप और ऑब्जेक्टिव्स को प्रोवाइड करने के लिए रखा है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स और इंस्टीट्यूशनल पब्लिक सिस्टम मैनेजमेंट के एनवायरनमेंट को बताती है और इफ़ेक्ट भी करती है। पॉलिटिकल मीनिंग में गवर्नेंस का जो मीनिंग है वो है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन और इनके जो बेसिक रोल है उनमें जो रूल को लेकर के लीगल डिटेल्स हैं, उसके जो पावर्स और राइट्स का यूज़ कर स्टेट अपने स्कोप को अनाउंस करती है। और इंडिया में गवर्नेंस का जो स्ट्रक्चर है उनके कुछ ऑब्जेक्टिव्स को स्कोप में रख करके बनाया गया है, जिन्हें प्लानर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन में रखा है। ऐसे ऑब्जेक्टिव्स के कंटेक्स्ट में पब्लिक सिस्टम को गवर्न करना होगा। इन मैनेजमेंट का स्पेशल जो जोर होता है वो है आपका इंडिपेंडेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी को लेकर के इंडस्ट्रियलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन और सोशल जस्टिस पर है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है जो स्टेट और सेंटर के रिस्पॉन्सिबिलिटी और राइट्स की बात करता है। यह गवर्नेंस के बेसिक फ़िलॉसफी को भी इंक्लूड करता है और कंट्रीज़ के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक तरह से डायरेक्शन भी प्रोवाइड करता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो वेरियस सिम्टम्स आपको देखे जा रहे हैं, रफली उस एनवायरनमेंट की बात करते हैं जिससे पब्लिक सिस्टम को मेनली काम करना चाहिए। जो है आपका प्रीएम्बल, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इंडिपेंडेंट जुडिशरी और जुडिशियल रिव्यू। जो है आपका प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का मेन फोकस का इंट्रोडक्शन है। यह राइट के सोर्सेस, गवर्नेंस के मैनेजमेंट और पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट के ज़रिए प्रोवाइड किए जाने वाले स्कोप और कॉन्स्टिट्यूशनल के एक्ट है और अपनाने के जो अडॉप्शन डेट है उसको सिलेक्ट करती है। ये इंडिया को सोवरेनिटी, कंप्लीट सोवरेनिटी, सोशल, सेक्युलर और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक अनाउंस करती है और इससे सभी सिटीजन्स को जस्टिस, इंडिपेंडेंट, सिमिलर और प्रोटेक्शन ऑफ फ्रेटर्निटी की देता है। गवर्नमेंट जो है कंट्री की गवर्नमेंट के लिए गाइडेंस का काम करती है, जैसे कि केशवानंद भारती के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये पूरे डिटेल्स में बताया है कि इंट्रोडक्शन भी कॉन्स्टिट्यूशन का ही प्रीएम्बल भी कॉन्स्टिट्यूशन का ही एक बॉडी है। और सेकंड आपका आता है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। इसमें आप ये देखेंगे कि इंडियन पॉलिटिकल स्ट्रक्चर मॉडर्न लिबरल्स डेमोक्रेसी के कॉस्ट पर क्रिएटिव एग्जाम्पल है। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा बताया गया डेवलप्ड जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के इस्टेब्लिशमेंट है, जो कि वेस्टमिनिस्टर मॉडल के काफ़ी नियर है। गवर्नमेंट के इस मैनेजमेंट में जो काम करने एग्जीक्यूटिव होती है वह पार्लियामेंट का ही एक बॉडी होती है
और इसके प्रति आंसरेबल होती है। सेकंड आपका आता है फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। इसमें बताया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो बताए गए आपका डिटेल्स है, इसमें जो आपको डिटेल्स में बताया गया है कि यूनियन ऑफ स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो सिस्टम काम करता है और कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में काम करता है, और इसको गवर्नमेंट के मैनेजमेंट फेडरल है। और हालांकि जो इसमें फेडरेशन वर्ड है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन कहीं भी यूज़ नहीं है, कहीं भी यूज्ड नहीं हुआ है, लेकिन एक फेडरल गवर्नमेंट की सभी स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड है। किसी कंट्री में फेडरल डिटेल्स को देख फेडरल टेंडेंसी जो है उसके कंट्री की नीड्स पर डिपेंडेंट करती है। इंडिया के जिन सर्कमस्टांसेस में फेडरल मैनेजमेंट का एमर्ज हुआ है, यानी एमर्जेंस हुआ है, उनको स्ट्रॉन्ग सेंटर, उनमें स्ट्रॉन्ग सेंटर ज़रूरी था। इंडियन फेडरल मैनेजमेंट को फेडरलिज्म के सेक्टर में एक नया एक्सपेरिमेंट कहा जा सकता है, जिसमें एक और यूनियन ऑफ स्टेट्स पर जोर देता है तो दूसरे और सेक्टोरिकल ऑटोनॉमी पर। और इसके बाद आपका आता है फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज़, जिसमें फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़ कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 और पार्ट 4 में सीरियल वाइज इंक्लूड किए गए हैं। इसमें जो पहला रेडिकल जो है कॉन्स्टिट्यूशन कंस्ट्रक्शन की स्टार्टिंग में ही इंक्लूड कर लिया गया था, जबकि दूसरा जो है आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़ 1976 में 42nd अमेंडमेंट के एक पार्ट के रूप में इंक्लूड किया गया, जिसमें आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़ के जो आपका स्कोप ऑफ लिटिगेशन है वो दायरे में नहीं आते हैं, और आपका फंडामेंटल राइट्स जो रिलेटेड है आपका 24 आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 के आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक। इन राइट्स को 6 ग्रुप में बांटा जा सकता है, जैसे कि है आपका राइट टू इक्वालिटी, राइट टू पर्टिकुलर फ्रीडम्स, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। ये सारे जो राइट्स हैं वो आपके एब्सोल्यूट नहीं हैं, लेकिन इन स्टेट इन राइट्स पर एमरजेंसी के टाइम पे इन सारे राइट्स को सस्पेंड कर सकता है, और उस पर जैसा बन पड़े वैसा आपका रीज़नेबल रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है। उसके बाद आपका आता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में वेरियस आर्टिकल 36 से 51 है, जो स्टेट के डायरेक्शन में पॉलिसी मेकिंग प्रिंसिपल्स से बताए गए हैं, जिसमें कि आपका ये आर्टिकल्स इंडिविजुअल स्पेशल के राइट्स और बेनिफिट्स को एनकरेजमेंट देने के लिए स्टेट को रिस्पॉन्सिबिलिटी को इंडिकेट करता है। साथ ही रियल लाइफ में भी कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फीचर्स को इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। कुछ ऐसे ही पॉलिसी मेकिंग प्रिंसिपल्स जो स्टेट को सबमिट किए गए हैं वो वेरियस हैं, जैसे पीपल्स के इंटरेस्ट में इनकरेजमेंट करना, और सोशल जो इसको ले करके जो है
एक सिक्योर सोशल ऑर्डर को सिक्योर करना और पीपल के वेलफेयर को प्रमोट करना, और इसको लेकर के जो है हर किसी को एक इक्वल जस्टिस प्रोवाइड करना, और पुअर पीपल जो गरीब होते हैं उनको फ्री लीगल एड प्रोवाइड करना। और इसके बाद विलेज पंचायत में ऑर्गेनाइज करने के लिए इम्पॉर्टेंट स्टेप्स लेना और ऐसे राइट्स प्रोवाइड करना जो कि उन्हें सेल्फ गवर्नमेंट के एक पार्ट के अकॉर्डिंग पर काम करने में केपेबल बनाने में ज़रूरी हो। और भारत के जो टेरिटरी ऑफ इंडिया है उसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने के डायरेक्शन में एफर्ट्स करना। तो ये जो दिए गए डिटेल्स है इसमें गवर्नेंस के जो काम करने का तरीका है उसमें आप सोच सकते हैं कि गवर्नेंस के जो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पिलर के डायरेक्शन की नेचर में से एक है, ताकि लॉ और स्टेट के पॉलिसी मेकिंग एक्शन को लेकर के इसको ध्यान में रखा जाए। इनमें से ज़्यादातर का ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिक और सोशल डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करना है, जिसकी प्रेम्बल में प्लेज की गई है। पॉलिसी मेकिंग प्रिंसिपल्स कोर्ट के ज़रिए लागू नहीं किए गए हैं। ये नैतिक जो है हमारे मूल्य पर है, बेसिक फीचर्स है, और कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन के डिटेल्स में इनको रेगुलरली इंक्लूड करती है। और सेकंड है आपका इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इंडिपेंडेंट जुडिशरी जो है वो इंडिया के पास स्टेट और फेडरल दोनों के लिए कोर्ट्स की एक ऐसे जो है समग्र पूरी तरह से ऐसी मैनेजमेंट है जो इसके पूरे मैनेजमेंट का जो कंक्लूजन इंडिया का सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट के नीचे आपका हाई कोर्ट और सबॉर्डिनेट कोर्ट्स है। इंडिया के जो प्रेसिडेंट है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को रिक्रूट करता है, लेकिन उनके इंडिपेंडेंट को जो सुनिश्चित करने के लिए जो सर्विस के लिए रूल और सर्कमस्टांसेस कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा कोऑर्डिनेट होती है। सेकंड है आपका जुडिशियल रिव्यू। इसमें जुडिशियल रिव्यू जो है कोर्ट के उन राइट्स को बताती है जो आपके पब्लिक अथॉरिटीज़ और जस्टिसेबल और जो वर्किंग पिलर है दोनों के एक्टिविटीज़ के कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडेशन अनाउंस करती है। जो उसके काम करने का तरीका है, जैसे कि आपका जुडिशियल रिव्यू के इस फिगर का डिटेल संविधान में नहीं है, लेकिन ये बहुत से मैनेजमेंट के ज़रिए इसके जो आपका जुडिशरी है उसके द्वारा प्राप्त की गई है, प्रोवाइड की गई है। इंडिया में जुडिशरी के पास कॉन्स्टिट्यूशन के डिटेल्स को एक्सप्लेन करने का राइट है, और इसके कॉन्स्टिट्यूशन के दूसरे पार्ट्स के बीच रिलेटेड जो काम करने का तरीका है उसमें ये तय किया गया है कि तय करने का भी अधिकार है, जो राइट है इसको। कॉन्स्टिट्यूशन के दूसरे इम्पॉर्टेंट क्वालिटी में जो सिंगल सिटीजनशिप और इसको लेकर के सिंगल सिटीजनशिप को लेकर के
bicameral legislature, special provision of minorities, scheduled castes और ट्राइब्स, इसको एलेबरेट करते हैं प्रोविज़न में कि इमरजेंसी से डील करने के लिए उस कंडीशन में जब आपको इमरजेंसी के उस ऑक्योर्ड कंडीशन से डील करने के लिए जो है स्पेशल मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स स्केच्ड आउट किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल पर कुछ कमीशंस जैसे पब्लिक सर्विस कमीशन और इलेक्शन कमीशन को सबमिट किया गया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 50 इयर्स में तकरीबन 80 टाइम्स अमेंडमेंट हुआ है। इंडिपेंडेंट के बाद के समय में कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर कई अमेंडमेंट्स किए गए, लेकिन इससे जो है बेसिक फॉर्म को नहीं बदला है और इंडियन डेमोक्रेसी के जो रखे गए मौजूदा आपके एग्जिस्टिंग फेडरल के टाइम्स में कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड और टफ काम है। तो नेक्स्ट आपका जो यूनिट आता है वो है 3.3 कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़ एंड कमीशंस को लेकर के, जिसमें इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में अथॉरिटीज़ और कमीशंस को बनाने के लिए जो वेरियस मैनेजमेंट है, ये इंस्टीट्यूशन और डिपार्टमेंट्स पब्लिक सिस्टम मैनेजमेंट में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कॉन्स्टिट्यूशन में इन्हें इंडिपेंडेंटली और बिना किसी तरह के फेवर के रहकर काम कर सकने की मैनेजमेंट है और इसके थ्रू जो एग्जीक्यूटिव प्रेशर में आए बिना काम करने की भी ये इंस्टीट्यूशन अपने एक्शन और बिहेवियर में पूरी तरह इंडिपेंडेंट और ऑब्जेक्टिवफुल इंडिकेट करता है। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन वेरियस अथॉरिटीज़ और कमीशंस को डिटेल में बताता है, जैसे कि आपका द कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल, इसको लेके जो आपको आर्टिकल दिए गए हैं वो है आपका आर्टिकल 148 से 157 द इलेक्शन कमीशन, आर्टिकल 324 द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, आर्टिकल 315 से लेकर के 323 द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, आर्टिकल 76 नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, आर्टिकल 338 नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, आर्टिकल 338A कमीशन फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ इन इंडिया, आर्टिकल 350B द फाइनेंस कमीशन, आर्टिकल 280 से 1 द ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन, आर्टिकल 344 at the committee of parliament to examine the report of the language commission, article 344 सब क्लॉज 4 द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, आर्टिकल 315 से लेकर 323 द एडवोकेट जनरल फॉर द स्टेट, आर्टिकल 165 एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स, स्टेट फाइनेंस कमीशन, द सिविल सर्विसेज। ये जो सारे फंक्शनिंग है वो इंडिपेंडेंटली दोनों में काम करती है, स्टेट और गवर्नमेंट लेवल में, जिसमें जबकि कुछ स्टेट और गवर्नमेंट दोनों ही सिमिलर रूप में काम कर रहे हैं, जैसे कि आपका द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, द इलेक्शन कमीशन एंड द फाइनेंस कमीशन। ये कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जो या तो सेंटर से भी रिलेटेड है और स्टेट से भी। सेंटर गवर्नमेंट जो है इसके तहत काम करने वाले इंस्टीट्यूशन है, जिसमें आपका यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, द ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन, द कमिटी ऑफ पार्लियामेंट टू एग्जामिन द रिपोर्ट ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन एंड द कमीशन फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। ये जो है स्टेट के वर्किंग सेक्टर में सिर्फ 2 अथॉरिटीज़ हैं जिनके नाम हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टेट के
स्टेट के काम करने वाले सॉलिसिटर जनरल, इनमें से बहुत से अथॉरिटीज़ और कमीशन जो है स्टेबल हैं, जबकि कुछ मैनेजमेंट आपके वर्किंग टेन्योर में के लिए ली गई है, जिसकी कुछ टाइम का ही काम होता है। और आपके कोऑर्डिनेशन कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, पब्लिक सर्विस कमीशन यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और इंडियन गवर्नमेंट के जो आपके इंडियन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, द स्पेशल ऑफिसर फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़, द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एंड एडवोकेट जनरल फॉर द स्टेट एंड स्टैंडिंग इन कमिटी of Parliament to examine the report of the official language commission, and the committee of Parliament to examine the report of the official language commission are set up from, जिसको टाइम टू टाइम सेटअप किया जाता है। और ये भी ऑब्ज़र्व किया गया है कि कुछ अथॉरिटीज़ के कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़ में आपका प्लूरल मेंबरशिप है, जबकि दूसरे में सिंगल मेंबरशिप है। साथ में कुछ ऐसे कमीशंस भी हैं जो पार्लियामेंट के एक्ट से क्रिएट किए गए हैं, जैसे आपके नेशनल और स्टेट जो आपके ह्यूमन राइट्स है उसके कमीशन, ह्यूमन राइट्स कमीशन आदि। और इनमें से जो डिटेल्स है उसके फॉलोइंग जो सब सेक्शंस है वो भी डिस्कशन किए जाएंगे कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़ और इंस्टीट्यूशन के, जिसमें आपका पहला आता है 3.3.1 में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एकदम डिफरेंट पोजीशन मिला है। यह पोजीशन आर्टिकल 148 के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट 1950 के ज़रिए बनाया गया था। यह एक कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है जो यूनियन, स्टेट और फेडरल सेक्टर में इकोनॉमिक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का ऑडिट कोऑर्डिनेट करता है। प्रेसिडेंट अपने राइट्स को लेकर जो कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल को रिक्रूट करते हैं, वो अपने काम को लेकर के जो अपने ड्यूटीज़ को संभालते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ के साथ अपने ड्यूटीज़ को बिना किसी फेयर और फेवर और किसी भी तरह के किसी भी तरह के अफेक्शन और इल विल के साथ पूरा करने की प्लेज लेते हैं। उनका जो टेन्योर होता है वो 6 इयर्स का होता है, या जब तक वो 65 इयर्स के ना हो जाए, दोनों में से जो पहले हो। कंट्रोलर ऑडिटर जनरल जो सिर्फ टू कीज़ हैं उस पर हटाया जा सकता है, जैसे कि मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी प्रूव्ड होने पर। जो डिसअपॉइंटमेंट के जो प्रोसेस है उसमें रिमूवल की जो प्रोसेस है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, और एडमिनिस्ट्रेटिव इसमें किसी भी तरह का अपना इंटरफेरेंस के ख़िलाफ़ जो इफ़ेक्टिव सेफगार्ड की तरह काम करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी देता है कि रिक्रूटमेंट के बाद कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल को किसी भी तरह का हार्म करने के लिए जॉब, सैलरी और आपके सर्विस के सर्कमस्टेंसेस में किसी भी तरह का चेंजेस नहीं होगा। कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल का जो सैलरी है और अलाउंस है उसमें उसका जो उसमें कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से लिया जाएगा।
कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल ऑफ जो हैं वो काम और अपने वर्क और राइट्स को पार्लियामेंट के एक्ट और कंट्रोल और इसको लेकर के जो कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल की ड्यूटीज़, पावर्स और कंडीशंस एक्ट 1971 में एक्सप्लेन्ड है। सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ डिपार्टमेंट्स में अकाउंट्स का जो ऑडिट है, ऑडिट से अलग रखा है। कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल जो को कुछ डिपार्टमेंट्स के अकाउंटिंग के ज़िम्मेदारी पर इसमें रोक लगा दी गई है, क्योंकि उनके लिए पहले से ही अकाउंट्स ऑफिस स्टैब्लिश की गई थी। 1976 में इंडियन गवर्नमेंट ने इसके अपने खुद के एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्टर्स डिपार्टमेंट में ले लिया। इसके साथ ही सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट्स और ऑडिट पूरी तरह से अलग हो गए हैं। कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल वेरियस में से इसके जो ऑडिटिंग का काम को करता है, इसको लेकर के सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट से जुड़ी जो है कंसोलिडेटेड फंड का जो ट्रांजैक्शन का अकाउंट्स है और इसमें से लेकर जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है और पब्लिक अकाउंट्स है, स्टेट और सेंटर के किसी भी डिपार्टमेंट के बिजनेस, कंस्ट्रक्शन, बेनिफिट या लॉस के अकाउंट्स का ऑडिट, बैलेंस शीट और उनके अकॉर्डिंग सब्सिडियरी अकाउंट, साथ ही उन सभी तरह के एक्सपेंस, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या अकाउंट्स जिसका ऑडिटिंग किया गया है पर रिपोर्ट स्टेट और सेंटर के हेल्प से चलने वाले सभी डिपार्टमेंट्स और इंस्टीट्यूशन के एक्सपेंस और इससे रिसीव का जो ऑडिटिंग है, ऑडिट रिपोर्ट और रिक्वेस्ट किए जाने पर किसी भी अदर इंस्टीट्यूशन के अकाउंट्स का जो अकाउंटिंग डिटेल्स है वो तैयार करना। ऑडिट ड्यूटीज़ के जो डिस्चार्ज के रिलेशन में कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल किसी भी ऑफिस जो सेंटर या स्टेट के कंट्रोल में हो, चल रहा हो, का इंस्पेक्शन कर सकता है, जिसमें ट्रेजरी और ऐसे ऑफिस जो स्टार्टिंग या हेल्पफुल अकाउंटिंग रखते हो या सिंगल या सब्सिडरी अकाउंट रखते हो, वो भी इंक्लूड होंगे। कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल को अपने जो वर्किंग रिजल्ट देने में इंडियन ऑडिट रिपोर्ट का और अकाउंटिंग डिपार्टमेंट हेल्प देता है और कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए एक फ्रेंड और गाइड और फिलोसोफर के तरह बिहेवियर करता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने उस पूरे प्रोसेस का डिटेल्स दिया है जिसका कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल अपने ऑडिट रिपोर्ट को राष्ट्रपति को सबमिट करता है, जो स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट्स के जो ऑडिट रिपोर्ट गवर्नर को सबमिट की जाती है। पहले प्रेसिडेंट और गवर्नर इन ऑडिट रिपोर्ट को देखते हैं और फिर ये पार्लियामेंट या फिर उसके बाद स्टेट लेजिस्लेचर के इन फ्रंट रखनी होती है। कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल ना तो पार्लियामेंट के ऑफिसर्स हैं, ना ही गवर्नमेंट के कोई
अथॉरिटीज़, लेकिन कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल का जो ऑफिस है वो इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्लेस में से एक होता है, जो गवर्नमेंट का फाइनेंशियल फंड जो गवर्नमेंट का फाइनेंशियल इंटीग्रिटी को लेकर के इसको लेकर के किसी भी कार्य को फाइनेंशियल इंटीग्रिटी के स्टैंडर्ड लेवल के प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 148 में कई फैसिलिटीज़ हैं जिनका ऑब्जेक्टिव इंडिया के कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल के इंडिपेंडेंस को फैसिलिटेट करना है। इसके आर्टिकल्स की कुछ इम्पॉर्टेंस है या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे वो अपने ऑफिस में सिर्फ प्रेसिडेंट के ऑर्डर्स पर ही हटाए जा सकते हैं, जो पार्लियामेंट के सभी जो असेंबली से पार्लियामेंट के सभी असेंबली से मेंबरशिप से असेंबली के हाउस से जो पास किया जाता है, जिसमें हाउस ऑफ मेंबरशिप के मेजॉरिटी की हामी हो, जिस पर हाउस के जो उस टाइम प्रेजेंट मेंबरशिप को कम से 2/3 वोट मिलती है और उसे हटाए जाने के लिए उसी सेशन में प्रेसिडेंट के इन फ्रंट रखा जाए। सर्विस के टाइम और सर्कमस्टेंसेस को प्रोटेक्टेड बनाया जाए और रिक्रूटमेंट के टाइम किसी भी तरह का चेंजेस ना हो जिससे उनका कोई हार्म ना हो। अगर कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल के रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया गया है तो उसके बाद वो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट किसी के भी अंडर किसी भी तरह की रिक्रूटमेंट के योग्य नहीं है, वो फिर अदर रिक्रूटमेंट अपना नहीं करा सकते हैं। कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल के जो काम करने का ऑफिस होता है वो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस इंडियन गवर्नमेंट के कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से लिया जाता है। तो डिटेल्स में दिए गए जो सभी इंस्टीट्यूशन और मैनेजमेंट का यही मतलब है कि ये जो ऑडिटर जनरल और कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल कॉन्स्टिट्यूशन का एक ऐसे ऑफिसर्स हैं जिसे बिना किसी फियर और फेवर के काम करने की इमर्जेंस की जाती है। इनसे उम्मीद की जाती है कि ये बिना फेयर और फेवर के अपने ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाएं। तो गाइस, आज के लेक्चर में हमारा ये सारा टॉपिक कवर हो गया है कि हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा और 3.2 यूनिट में कॉन्स्टिट्यूशनल एनवायरनमेंट ऑफ पब्लिक सिस्टम्स को पढ़ा और सारे कॉन्स्टिट्यूशनल के रिगार्डिंग जो उसके प्रीएम्बल, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़, DPSP, इंडिपेंडेंट जुडिशियल रिव्यू और कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़ और कमीशंस को पढ़ा और इसका पहला पॉइंट जो है कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल को भी कवर कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम फाइनेंस कमीशन से लेकर के बाकी के टॉपिक को कवर करेंगे। फ़िलहाल के लिए इतना ही, आज के लेक्चर में इतना ही आपको बताया जाएगा और बाकी के वीडियोस में सभी नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस किए जाएंगे। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आएगा और इस लेक्चर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियोस का वेट करें। ओके गाइस।